वेलकम यू ऑल। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस जीएस पेपर 3, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और इस इम्पोर्टेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताएं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। जो आपने पढ़े हुए हैं वो भी टॉपिक इसमें इंक्लूड है। कुछ अगर एक तरह से चेकलिस्ट है, अगर आपका इसमें से कुछ मिस हो गया है तो उसको जरूर करके जाना है, क्योंकि यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। कुछ वो एक्सेप्शनल पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, पूछेगा ही हर एग्जाम में, या कमीशन का कोई भी एग्जाम है वो पूछता है ऐसा। तो उस पे आप आउट नहीं होगे, आपको आउट करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग, आपने नाम सुना है? फूड प्रोसेसिंग टॉपिक तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है, वरना आप अपने मार्क्स जरूर थोड़े बहुत लूज करोगे, ठीक है, क्योंकि इस पे जनरली सब अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्या चैलेंजेस हैं, एक तो चैलेंज वाले पार्ट में, प्लस इसके जो बेनिफिट है। इवन एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ठीक, आलू है, ठीक है, आलू आलू से आप चिप्स बना लेते हो, चिप्स बन जाएगा। एक आलू की कीमत शायद 50 पैसे भी नहीं हो, जबकि इससे 50 रुपए के चिप्स बन जाएंगे, तो कितना वैल्यू एडिशन होता है। ऐसी टोमेटो से केचप बन जाता है, मिल्क से चीज़, ये सब बन जाती है। तो यही है प्रोसेसिंग। इससे क्या होगा, आपका वैल्यू एडिशन होता है, प्लस एन नंबर ऑफ थिंग्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डेवलपमेंट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे कीवर्ड्स इसमें डाल देना, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। जिसने तैयार किया है सही है, नहीं किया है तो एक बार और कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, एग्रीकल्चर से वो पूछता है। तो एग्रीकल्चर काफी सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन आपको पता है क्या करना है। ई टेक्नोलॉजी या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, मिशन है, वो एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसका एक मेन रीजन आपको बताने का क्यों है, क्योंकि अभी सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी लॉन्च किया है। और प्लस आप देखो, जब से ये क्या है ना, ये जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आप समझते हो? प्रीसीजन एग्रीकल्चर मतलब आपका खेत है, उस खेत का डेटा ऊपर सैटेलाइट सारा खेत उसका डेटा ऑब्जर्व कर रही है कि किस टाइम पे कितनी क्रॉप हो रही है, पानी की कितनी ज़रूरत है, सॉइल में मॉइस्चर कितना, वो सारी चीज़ें सैटेलाइट थ्रो सम ऐसे कुछ मीटर वगैरह लगाए रहते हैं, जैसे टेंसियोमीटर वगैरह, उससे वो ऑब्जर्व करके, और एक लैब बनी होती है, वहाँ पे सारा डेटा ट्रांसमिट करती है कि देखिए इस एग्रीकल्चर फील्ड में या इस रीजन में ये चीज़ का चैलेंजेस है, आप ये प्रोवाइड कीजिए। तो किसान को बाय एसएमएस, कॉल और टीवी के मीडियम, जिस भी मीडियम से चाहे इन्फॉर्म करके वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा सा कुछ है। तो पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ चल रहा है। ये अभी 4-5 साल से आप देखना यूपी पीसीएस में है, इवन एमपी में भी पूछा था, ठीक है, इसमें भी पूछ लेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है, याद रखना। तीसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म, आपने सुना है? लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म कितने सक्सेसफुल हुए, एक तो ये चीज, और दूसरा आज भी ये कंटिन्यू है। अभी तक हम इसमें सक्सेस अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हम और कैसे लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं, उस वाले मतलब सॉल्यूशन वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पर रखते हैं। स्वामित्व स्कीम सुनी है आपने? स्वामित्व, इसमें क्या है ना, यही तो है, ये एक लैंड का पार्सल है, ठीक है, कोई इसमें, ठीक। अब ऊपर ये ड्रोन है, ठीक, ये कोई ड्रोन है, तो ये क्या कर रहा है ना, आपके लैंड की मैपिंग कर रहा है, पूरे लैंड की मैपिंग कर रहा है ये। और ये इससे क्या होगा, इसकी एक यूआईडी, यूनिक आईडी बना के आपको प्रोवाइड कर देगा किसान को। किसान क्या करेगा,
उसके पास एक तरह से लैंड रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। उस लैंड रिकॉर्ड को वो बैंक में जाके रख देगा, बैंक वाले उसको लोन देंगे, है ना। और भी इससे फायदे हैं कि जो आपसी विवाद होते हैं, ये जो मेल होती है ना, सारे विवाद इसी पे रहते हैं अभी तक, तो ये भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। किसी के कागज खो जाते हैं, पेपर्स वगैरह, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इससे। और ये भी क्या है, एक तरह से लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है, जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 ये चल रहा है ना, उसी का एक कंटिन्यूएशन में सरकार ये स्कीम लेके आई है, ठीक है। ड्रोन कैसा लग रहा है, मकड़ी की तरह है। चलिए, तो लैंड रिफॉर्म हुआ। अब देखते हैं एक टेक्नोलॉजी वाला, साइबर क्राइम। इसका कुछ डेटा याद रखना, बाकी जनरल पॉइंट लिखना। और इसमें जो आपसे पूछ सकता है वो है डीप फेक। डीप फेक के जो चैलेंजेस हैं, अभी आपने कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज़ देखते हो तो रश्मिका मंदाना, रश्मिका ही है ना, ठीक है, पुष्पा वाली, पुष्पा मूवी में है, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और 2-3 एक्ट्रेस के साथ हुआ। फिर ये इशू काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, मोदी जी ने भी इस पे मन की बात में भी बोला, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोला है। तो आप इसको अच्छे से करके जाना, पूछ लेगा, ठीक है। 3, 4, 5। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, नीति आयोग। अब आपको लग रहा होगा कि नीति आयोग से क्यों पूछेगा, बस मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको तैयार करके जाना। इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, एक तो वो चीज़ है ना कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, फिर इसके वाइस चेयरमैन है, फिर सीईओ है, फिर अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्पोजिशन और ये प्लानिंग कमीशन से कैसे डिफरेंट है वो तो काफ़ी बार पूछ चुका है। आपको बस इसका जो रोल है ना वो अच्छे से करना है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन पे काम कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सब में, ठीक है। नीति आयोग, तो 4, 5, 6, ठीक। 6th है अपना, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रोल ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इन मेंटेनिंग इंटरनल पीस एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इस पे ही एक क्वेश्चन लिख के चले जाना, जो डेटा चाहिए वो नेसेसरी सर्च करके आराम से तैयार करो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, ठीक है। तो 6 हुए, 7वें पे चलते हैं, 7th पे। 7th देखिए एक थीम है पूरी, इंक्लूसिव ग्रोथ। थोड़ा सा इसको चलिए मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ आपको। जब से पहले क्या है ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया में व्यापार नहीं होता था, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी, लेकिन उतनी नहीं थी। जब 1990s आएगा तब जाके लगभग क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी ने रूप लिया, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूएसए जीत गया। तो जो पहले बाईपोलर वर्ल्ड था, बाईपोलर, वो यूनिपोलर बन गया, अब एक ही ध्रुव रहा, ठीक। उस ध्रुव का हेड था यूएसए। यूएसए क्या थी, कैपिटलिस्ट, ठीक। तो पूरी दुनिया लगभग मार्केट इकोनॉमी की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ चलनी स्टार्ट हुई। अब लेकिन कैपिटलिज्म में कुछ इनहेरेंट वीकनेस भी हैं, वो क्या है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, पूरी दुनिया इवन इंडिया लगभग ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, इन सब की तरफ चलने लगी। तो सरकारों को डर लगा कि ठीक है, मार्केट इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, स्टेट का रोल बस एक इनेबलर रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये सब रहेगा, बाकी सब मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगी। लेकिन उससे होगा क्या, जो गरीब है उसका मतलब उसकी केयर कौन करेगा, जो महिलाएं हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, जो गांव के लोग हैं, तो उन सब का क्या होगा। तो सरकार को ये चीज़ पता थी, इंडिया में भी। तो उन्होंने तभी से आप देखो जो वेलफेयर हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्टिन्यूसली चले जा रही हैं वैसी उसी डायरेक्शन में,
कि एक तरफ तो सरकार ओपन करती जा रही है, FDI 100% करती जा रही है, इवन डिफेंस में भी कर दिया है हमने 74 के अराउंड, स्पेस में भी कर, हर चीज में बुला रहे हैं। तो आप एक तरह से प्राइवेट इकोनॉमी को और बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन वेलफेयर पॉलिसी भी उतनी ही लेके आ रहे हैं। तभी से आप देखो 1990s के टाइम पे ही 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। इसमें क्या कि जो गांव है, ठीक है, जो विलेज लेवल है, जो रूरल है, जो वीमेन है, वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका हो जाए, वो मुख्य धारा में आ जाए, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अर्बनाइजेशन, इससे क्या हुआ, LPG रिफॉर्म से अर्बनाइजेशन और जो अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ हुई मेनली, तो गांव पे ध्यान दिया, ठीक है। फिर आप देखना 1990s में, 1999 में जो स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए, ठीक है। ये सब क्या है कि कनेक्टिविटी बढ़ाओ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब आई। फिर ऐसे ही सन 2000 के आसपास, 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी आया कि जो लोकल कम्युनिटी है, क्योंकि अब प्राइवेट ओनरशिप चल रही है, तो जो लोकल कम्युनिटी है वो हाशिए पे पहुंच जाएगी, हमें उनको एनरिच करना है, तो लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर 2005 में मनरेगा आ जाएगी कि जो गांव है उन्हें रोजगार देना है, चाहे किसी को काम आता हो नहीं आता हो, 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर उन्हें प्रोवाइड करना है। तब से कंटिन्यू चीजें चली जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही 2009 में राइट टू एजुकेशन आ जाएगा। भाई एजुकेशन का राइट दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आपको बताएं तो जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी क्या 2013 में भी आप देखो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, वही फ्री, मतलब राशन देना है हमें सब्सिडाइज। अब तो मोदी जी ने फ्री कर दिया है, लेकिन सब्सिडाइज राशन की बात हुई थी, ठीक। फिर मोदी जी भी आते हैं तो जनधन, आधार, मोबाइल की गांव को कनेक्ट करो ट्रिनिटी से, ठीक। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें इवन आज भी सब चीजें चलती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको कम कर रही है, नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एयरपोर्ट देखिए, अडानी साहब को कितने सारे मिल चुके हैं, जितने भी जो सी पोर्ट हैं वो सब। तो एक तरफ प्राइवेट ओनरशिप बढ़ती जा रही है, लेकिन वेलफेयर पॉलिसी भी लगातार सरकार बढ़ा रही है, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं वो बिल्कुल हाशिए पे ना चले जाएं। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और DBT आप देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या है कि भाई सारी स्कीम के बाद, ये सब चीजें करने के बाद भी लोगों तक अगर लोगों को ज़रूरत है तो हम सीधे पैसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ थिंग्स है, लेकिन आपको एक ये वाली थीम ना अच्छे से पता होनी चाहिए। सरकार क्या पूछती ही है क्वेश्चन, कोई सी भी बॉडी हो। आज प्रेजेंट टाइम पे आप देखो, अमेरिका में भी तो यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत है, ठीक। दूसरा, ऑक्सफैम का आप डेटा देखो, 1% लोग कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चले जा रही हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेंगी, ऐसे नहीं प्राइवेटाइजेशन बंद हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह साहब के टाइम से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो आप कमीशन के क्वेश्चन से पूछो, सॉरी क्वेश्चन से ही देख लो कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या पूछ रहा है बार बार, कि वो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछता है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या पूछता है कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी मीन्स अभी जो चल रहा है, क्या उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें आयोग को भी पता है और सबको पता है। अभी देखो करंट की आपको चीज़ बताऊं, सुब्रमण्यम साहब है, किसके फाउंडर है, लार्सन एंड टोब्रो के, ठीक है। और अभी सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, ठीक है, नारायण मूर्ति, ये सब क्या बोल रहे हैं
कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। तो बात वही है कि मार्केट इकोनॉमी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम कराना है, करना भी है लोगों को। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ भी बात चल रहा है कि नहीं भाई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये सब डाइकोटोमी चली आ रही है। इवन आप देखो यूएसए, चाइना, इन सब ने कितना कितना काम करा है। 996 का फॉर्मूला चलता था चाइना में कि 9 बजे से 9 AM से 9 PM तक काम करना है, ठीक है, और हफ्ते में, सप्ताह में 6 दिन काम करना है, ठीक। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है। इवन जापान, यूएसए, ये सब पहले इन्होंने खूब शोषण किया लोगों का, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कराया, और उसके बाद डेवलप हुए। अब बात करते हैं राइट्स वगैरह की, ठीक है। 1 सेकेंड। तो अपना इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। हमारे ही क्या हुआ, बस आपको मैं थोड़ा थीमेटिक भी समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए। हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू खत्म हो गया, क्योंकि फ्री राशन चल रहा है। 5 किलो अनाज महीने का पर यूनिट, 5 लोगों का परिवार है, 25 किलो राशन, उनका काम हो जाएगा आराम से, ठीक। तो अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं बचा। अगला इशू था एक्सेसिबिलिटी। तो इतनी शॉप्स बना दी हैं गाँव में भी कि आराम से राशन उनके गाँव में ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचता है क्वालिटी का और प्लस न्यूट्रिशन का इशू, ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है। इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भी बोलता है कि 40% अभी भी अंडर नरिश्ड हैं हमारे यहाँ बच्चे, ठीक। तो ये बीच का इंटरसेक्शन आप ड्रॉ भी कर देना चाहे तो, लेकिन इस थीम पे आपको चलना है कि हमने ये चीज़ तो अचीव कर ली है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी नहीं हुई है, उसको कैसे अचीव करना है उस पर बात करनी है, ठीक है। अगला है जो पीडीएस है, इसी से जुड़ा हुआ है, उसके क्या चैलेंजेस हैं। जनरली इसमें करप्शन की चैलेंजेस होते हैं और क्या सॉल्यूशन है, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। एनवायरनमेंट भी पूछता है ना इसमें। एयर पोल्यूशन को कैसे हम कर्व कर सकते हैं, ठीक, और इसके मेजर रीजंस क्या हैं होने के, है ना। जैसे पराली जलना दिल्ली के आसपास, और एग्रीकल्चर का मिसमैनेजमेंट, ट्रैफिक कंजेशन, अर्बेनाइजेशन, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बस आप एक थीम है तैयार करके चलना, एयर पोल्यूशन, इसके सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया में क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं, और सरकार की स्कीम क्या है, ठीक है। मोदी जी ने स्लोगन भी दिया है, मिशन लाइफ और पंचामृत, है ना, 5 अमृत, 5 प्रोन्ज्ड अप्रोच, इसको देख के जाना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक में आपसे पूछ सकता है, इसका क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ बायोटेक। ये ओपन एंडेड रहेगा लगभग, क्योंकि किसी सेक्टर को इसमें स्पेसिफिकली पूछना काफ़ी डिफिकल्ट है। पोटेंशियल पूछेगा बायोटेक का, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट है डिजास्टर। तो डिजास्टर्स में ना, वैसे तो काफ़ी सारे डिजास्टर हैं। लैंडस्लाइड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपसे, वो आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछेगा ज़्यादा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, प्रीपेयर्डनेस, तैयारी। तो इसमें आप जो उड़ीसा है उसकी केस स्टडी जरूर डालना, उसने जो अच्छा काम किया है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। एक तो ये हुआ। दूसरा कीवर्ड आपके आंसर में जो होना चाहिए वो है सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 वाला, ठीक। बाकी आप कुछ भी इसमें लिख लेना, ओके। एक है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। हमारी कितनी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, ठीक है, वो भी अलग अलग स्टेट में है। पोटेंशियल हमारे पास काफ़ी है,
और ये जो कोस्टल सिटीज़ हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकती है ब्लू रिवॉल्यूशन। चलिए, एक क्वेश्चन जो जनरली तैयार रहता ही है सबका और होना भी चाहिए एमएसएमई पे। एमएसएमई बस सबको ही तैयार है, इसमें कुछ बताने जैसा कुछ नहीं है। जिसने अभी तक तैयार नहीं किया है तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि कर लेना, बाकी आपकी चॉइस है। हाँ, एक है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसको जरूर अच्छे से करके जाना आपने, अच्छे से करना है। मीन्स वेरी वेरी हाई चांस है कि वो पूछ लेगा यहाँ से। ठीक, 5 स्टार है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 मिनट बैठ के रीड कर लोगे, आपका तैयार हो जाएगा। फिर 10-15 मिनट इसको रिवाइज करना, लिख के देखना आंसर, दैट्स इट। ठीक, एक दो और अपने बचते हैं अभी। एक है रोल ऑफ सोशल मीडिया। अब देखिए, इसमें इतना डिफिकल्ट है कि वो आपसे इसका पॉजिटिव रोल भी पूछ सकता है या फिर नेगेटिव भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों को तैयार करके जाना है, और जब किसी टॉपिक को तैयार भी करो तो ऐसे ही तैयार करना। ठीक, और लास्ट है, ये लास्ट है अपना एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आपको तैयार करना है। केन बेतवा लिंक। ठीक, इसमें क्या क्या समस्या आएंगी, पन्ना का कितना एरिया डूब जाएगा, और जो जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसको तो देखना ही, प्लस क्या फ़ायदा होगा वो भी देख के जाना। तो 3 आपके 6, 10, 11, 15, 16, लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग है। इतना आप कर जाओगे तो आप आराम से, जो उसका 50% है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका 50% आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। मीन्स बहुत बढ़िया से, और बस सिलेक्शन यहीं पे रहता है। बाकी आप एवरेज भी अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो काम बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे चूकना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाकी आपके तैयार नहीं है ना, तो बाकी सबके तैयार है। जिसको सिलेक्शन लेना है उसके टॉपिक तैयार हैं। अच्छा, अब लास्ट बचता है अपना एथिक्स वाला। एथिक्स, ठीक है। एथिक्स एक तो सिलेबस ही इतना छोटा है इसका, ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। एक बार आप उसके जितने पॉइंट्स हैं सबको अगर आपने तैयार किया होगा तो क्वेश्चन तो वहीं से पूछता है। मैंने एग्जाम्पल की एक वीडियो अपलोड की थी, 100+ एग्जाम्पल करके, 200+ हैं इवन उसमें, तो आप या तो उसको देख सकते हो, अदरवाइज केस स्टडी और जो लास्ट 1 ईयर के एग्जाम्पल हैं उस पर मैं वीडियो प्लस कुछ टॉपिक भी आपको बता दूंगा। इवन केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं वो मुझे आपसे बताना है। लेकिन देखिए, इसमें इशू क्या आता है ना, अगर ये मैं आपको समझाता हूँ और वीडियो को फिर ज़्यादा लोग देख लेंगे, केस स्टडी वाली ये तो टॉपिक आपके हैं, इसके पहले GS 1, 2, 3, तो वो तो आप सबने किए ही होंगे। सबका अपना अपना तरीका है, जो अच्छे से पढ़ेगा लिख के आएगा उसको मार्क्स वहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल मैं आपको ओपन ऐसे बता देता हूँ तो सब लोग लगभग वही लिख के आएंगे। जैसे एथिक्स में आपको कुछ नहीं आता, आप क्या करोगे, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये लिखोगे। फिर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ओहो अशोक खेमका, अशोक खेमका, ठीक है, बेंगलोर के 2 पुलिस ऑफिसर थे। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप किसी भी इथिक्स का अगर आप पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, हो ही नहीं सकता कि आपने ये यूज़ ना किया। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको यूज़ मत करना। ये आउटडेटेड नहीं हुए, ये एग्जाम्पल आउटडेटेड हो चुके हैं। कुछ अच्छा सा लिख के आओ करंट से रिलेट करके, तब मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा है, क्वेश्चन में अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं सबको, यही एग्जाम्पल रहेंगे तो सबको वैसे ही मिलेंगे। किसी ने थोड़ा सा स्मार्टली कुछ अलग लिखा तो वो पक्का इन सबसे, चाहे वो इस लेवल का एग्जाम्पल नहीं दे पाए, लेकिन वो मार्क्स
आपसे अच्छे लेके आएगा, इतना मुझे पता है। तो ये सब लिख रहे हैं, छोड़ो अब, लोग पुराने नहीं हैं, लोग बढ़िया हैं, लेकिन एग्जाम्पल पुराने हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक कर सकते हैं। इथिक्स पे आपका क्या सजेशन रहेगा मुझे बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।